सूरज उगता है। एक बहुत पुरानी दुनिया पे रोशनी डालता है। ये बहुत बहुत पहले का समय था। इसे क्रेटेशियस पीरियड कहते थे। हवा गर्म और गीली थी। विशाल फर्न ऊंचे ऊंचे उगते थे, जैसे हरे टावर आसमान को छू रहे हों। फूल खिलने लगे थे। जमीन पे नए रंग बिखेर रहे थे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो हमारी दुनिया से बहुत अलग हो। विशाल जीवों और अजीब पौधों से भरी दुनिया। ये दुनिया जिंदा थी, हर जगह हलचल से भरी हुई, सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे बड़े डायनासोर तक। ये प्राचीन दुनिया आवाजों का संगीत थी। तेज दांतों वाले अजीब पक्षी घने जंगलों में चहचहाते थे। आज हम जितने भी कीड़े देखते हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़े कीड़े नम हवा में भिनभिनाते थे। जमीन अक्सर कांपती थी। ये भूकंप से नहीं था, हमेशा नहीं। ये विशाल डायनासोर के भारी कदमों से होता था। वो घने पेड़ पौधों से गुजरते थे। कुछ नरम दिल वाले विशालकाय जीव थे जो सबसे ऊंचे पेड़ों से पत्ते खाते थे। दूसरे खूंखार शिकारी थे, हमेशा अपने अगले खाने की तलाश में। जीवन सर्वाइवल का एक निरंतर नृत्य था, एक खूबसूरत पर खतरनाक बले। समुद्र भी जीवन से भरपूर थे। विशाल रेप्टाइल्स, डायनासोर नहीं, गर्म समुद्रों में तैरते थे। कुछ की गर्दन लंबी होती थी, मछली पकड़ने के लिए एकदम सही। दूसरे विशाल ताकतवर शिकारी थे जिनके दांतों की कतारें होती थीं। अम्मोनाइट्स, खूबसूरत सर्पिल वाले जीव, पानी में तैरते थे। समुद्र अपनी ही एक दुनिया थे, रहस्य और आश्चर्य से भरे। कोरल रीफ आज के समय से अलग होते हुए भी कई छोटे जीवों के लिए घर मुहैया कराते थे। कई जगहों पर पानी साफ था, जिससे सूरज की रोशनी नीचे की व्यस्त दुनिया तक पहुंच पाती थी। हर जगह जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। पौधों में पौधे खाने वाले डायनासोर को खाना दिया, फिर पौधे खाने वाले मांस खाने वालों का भोजन बना। छोटे छोटे जीवों ने भी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने वृक्ष पौधों और जानवरों को तोड़ने में मदद की। इससे जरूरी चीजें वापस मिट्टी में मिल गई। ये एक परफेक्ट प्राकृतिक चक्र था, एक ऐसा चक्र जो लाखों करोड़ों सालों से चल रहा था। इसका हर सुबह दुनिया शांत लगा था। कोई नहीं जानता था कि वो दुनिया में से कई लोगों के लिए आखिरी दिन होगा। एक बहुत ही भयानक घटना तेजी से नजदीक आ रही थी। क्रेटेशियस की दुनिया एक हरी भरी दुनिया थी। विशाल जंगलों ने ज्यादातर जमीन को ढक रखा था। ये उन जंगलों जैसे नहीं थे जिन्हें हम आज जानते हैं। कोई ओक या मेपल के पेड़ नहीं थे। इसकी बजाय विशाल फर्न सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ते थे। कॉनिफर, चीड़ के पेड़ों जैसे, लेकिन बहुत पुराने किस्म के, ऊंचे और मजबूत खड़े थे। उनकी सुइयों ने हवा को एक राल जैसी खुशबू से भर दिया था। इन प्राचीन पेड़ों ने कई मौसम आते जाते देखे थे। प्रागैतिहासिक काल के धीमे मार्च को देखा था। उन्होंने अनगिनत जीवों को आश्रय और भोजन दिया। फूल वाले पौधे एक नया और रोमांचक विकास था। वे अभी जमीन पर फैलने लगे थे। पहली मधुमक्खियों या उनके जैसे कीड़ों की कल्पना करो, जो इन नए चटक रंगों और मीठे रस की खोज कर रहे थे। ये शुरुआती फूल शायद काफी साधारण थे। गुलाब या ऑर्किड जितने फैंसी नहीं, जितने आज हमारे पास हैं। लेकिन वो जीवन की कहानी में एक जरूरी कदम थे। वो हरे और भूरे रंग के परिदृश्य में नए रंग लाए। उन्होंने पौधों और कीड़ों के बीच नए रिश्ते भी शुरू किए। एक ऐसी साझेदारी जो आज भी जारी है, हमारे ग्रह को आकार दे रही है। गीले इलाकों में, नदियों और दलदलों के पास अलग अलग पौधे पनपते थे। विशाल हॉर्सटेल बड़े, खंड वाले, हरे खंभों जैसे दिखने वाले घने झाड़ियों में उगते थे। साइकैड अपनी सख्त हथेली जैसे पत्तों के साथ भी बहुत आम थे। ये पौधे गर्म, नम जलवायु के अनुकूल थे। उन्होंने कई डायनासोर के लिए फूड चेन का आधार बनाया। उनके पत्ते और तने सख्त थे, लेकिन विशाल शाकाहारियों के पास उन्हें पीसने के लिए मजबूत दांत और ताकतवर जबड़े थे। ये वनस्पति अविश्वसनीय रूप से घनी थी। एक ऐसी दुनिया का निर्माण करती थी जहां दृश्यता अक्सर सीमित होती थी। हवा ही अलग महसूस होती थी। इसमें आज की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन थी। इससे कुछ जीवों को विशाल आकार में बढ़ने में मदद मिली होगी। पूरे ग्रह पर आमतौर पर जलवायु गर्म थी। उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों पर कोई बड़ी बर्फ की चादरें नहीं। इसका मतलब था कि समुद्र का स्तर बहुत ज्यादा था। उथले समुद्र, अब जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके बड़े हिस्सों को ढंके हुए थे। ये गर्म, गीली, हरी भरी दुनिया उन सरीसृपों और डायनासोर के लिए स्वर्ग थी जिन्होंने इस पर राज किया। ये एक स्थिर वातावरण था, या ऐसा लगता था, एक अविश्वसनीय रूप से लंबी अवधि के लिए। क्रेटेशियस काल के सितारे निश्चित रूप से डायनासोर थे।
एक टायरानोसोरस रेक्स की कल्पना करो। यह एक विशाल मांसाहारी था, शायद 12 मीटर लंबा। इसका एक विशाल सिर और ताकतवर जबड़े थे। इसके दांत तेज चाकू जैसे थे, कुछ आपके हाथ जितने लंबे। टी-रेक्स 2 मजबूत पिछले पैरों पर चलता था। इसके दोनों आगे के हाथ बहुत छोटे थे, लेकिन बहुत मजबूत। ये एक खूंखार शिकारी था, अपने समय का राजा। इसकी दहाड़ जंगलों में गूंजती होगी, जिससे छोटे जीव डर के मारे भागते होंगे। सभी डायनासोर मांसाहारी नहीं थे। कई नरम दिल वाले विशालकाय जीव थे। ट्राइसेराटॉप्स पर विचार करें। इसकी गर्दन के चारों ओर एक बड़ा हड्डी वाला फ्रिल था। इसके सिर पर 3 बड़े सींग भी थे। ये सींग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। ट्राइसेराटॉप्स ने टी-रेक्स जैसे शिकारियों से खुद को बचाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। वे झुंड में रहते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज हाथी रहते हैं। वे निचले पौधों को खाते थे, अपनी मजबूत चोंच का इस्तेमाल करके पत्तियों और शाखाओं को काटते थे। उनकी उपस्थिति ने परिदृश्य को आकार दिया, क्योंकि वे वनस्पतियों के बीच घूमते और चरते थे। कई अन्य प्रकार के डायनासोर भी थे। डक-बिल्ड डायनासोर, जिन्हें हेड्रोसॉर कहा जाता है, बड़े समूहों में घूमते थे। कुछ के सिर पर अद्भुत शिखरें थीं। इन शिखरों का इस्तेमाल जोर से आवाज निकालने, एक दूसरे को बुलाने के लिए किया जाता होगा। एंकिलोसॉर जिंदा टैंकों जैसे थे। वे मोटी हड्डी की प्लेटों से ढंके होते थे और उनकी पूंछ के सिरे पर एक भारी गदा होती थी। इस गदा को किसी हमलावर को घायल करने के लिए बड़ी ताकत से घुमाया जा सकता था। प्रत्येक डायनासोर का जीवन जीने का अपना तरीका था, जीवित रहने का अपना तरीका। छोटे डायनासोर भी झाड़ियों में भागते थे। कुछ तेज और फुर्तीले थे, शायद कीड़े मकोड़े या छोटी छिपकलियों का शिकार करते थे। दूसरे पंख वाले थे, पक्षियों जैसे दिखते थे। वास्तव में पक्षी इनमें से कुछ छोटे पंख वाले डायनासोर के प्रत्यक्ष वंशज हैं। विविधता अविश्वसनीय थी। विशाल अर्जेंटीनासोरस, जो अब तक के सबसे बड़े भूमि जानवरों में से एक है, से लेकर छोटे कॉम्पसोग्नाथस तक, जो मुर्गे से बड़ा नहीं है। जमीन वास्तव में इन शानदार सरीसृपों की थी, उनके सभी विविध और अद्भुत रूपों में। जबकि डायनासोर जमीन पर राज करते थे, आसमान और समुद्र अन्य अद्भुत जीवों का घर थे। जंगलों और समुद्र तटों के ऊपर उड़ने वाले टेरोसौर थे। ये डायनासोर नहीं, बल्कि उड़ने वाले रेप्टाइल्स थे। कुछ गौरैया जितने छोटे थे, दूसरे विशाल थे, जैसे क्वेट्ज़लकोअट्लस। इसके पंख छोटे हवाई जहाज जितने चौड़े थे, शायद 11 मीटर चौड़े। कल्पना कीजिए कि यह विशाल जीव चुपचाप ऊपर की ओर उड़ रहा है। टेरोसौर के चमड़े जैसे पंख थे, जो बहुत लंबी चौथी उंगली द्वारा समर्थित थे। वे कुशल उड़ने वाले थे, समुद्र से मछली या हवा से कीड़े पकड़ते थे। समुद्र एक खतरनाक जगह थे। विशाल समुद्री रेप्टाइल्स गर्म पानी में शिकार करते थे। मोसासौर विशाल समुद्री छिपकलियां थीं, कुछ 15 मीटर तक लंबी होती थीं। उनकी पूंछ ताकतवर और दांत तेज थे। वे क्रेटेशियस समुद्र के शीर्ष शिकारी थे। प्लेसियोसौर भी आम थे। कुछ की गर्दन बहुत लंबी और सिर छोटे थे, जैसे इलास्मोसॉरस। वे शायद मछलियों के झुंड के पास चुपके से जाने के लिए अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल करते थे। इच्चथियोसौर, जो थोड़े डॉल्फिन जैसे दिखते थे, लेट क्रेटेशियस तक गायब हो गए थे, लेकिन उनके पहले के रिश्तेदार प्राचीन समुद्रों के स्वामी थे। छोटे जीवों ने भी अपनी भूमिका निभाई। शुरुआती स्तनधारी मौजूद थे, लेकिन वे ज्यादातर छोटे छछूंदर जैसे जानवर थे। वे शायद रात में डायनासोर से बचने के लिए बाहर आते थे। वे परछाइयों में दौड़ते थे, शायद कीड़े या बीज खाते थे। पहले असली पक्षी अपने डायनासोर पूर्वजों जैसे दांत वाली थूथन के बजाय चोंच वाले पेड़ों से फुदकते थे। उन्होंने टेरोसौर के साथ आसमान साझा किया, हालांकि वे बहुत छोटे थे। कीड़े मकोड़े बहुतायत में थे, जिनमें भृंग, ड्रैगन फ्लाइज और मधुमक्खियों और चींटियों के शुरुआती रूप शामिल थे, जो नए फूल वाले पौधों को परागित करने के लिए जरूरी थे। हर जगह, हर नुक्कड़ और कोने में जीवन था। नदियों और झीलों में आधुनिक मगरमच्छों के समान मगरमच्छ बेखबर शिकार का धैर्यपूर्वक इंतजार करते थे। कठोर खोल वाले कछुए धीरे धीरे तैरते थे। कई तरह की मछलियों ने पानी भर दिया, जिससे बड़े शिकारियों को भोजन मिला। यहाँ तक कि मिट्टी भी छोटे छोटे जीवों से जिंदा थी, जो मृत पदार्थों को तोड़कर धरती को समृद्ध बना रहे थे। जीवन का यह जटिल जाल लाखों वर्षों से विकसित हो रहा था। यह एक समृद्ध और जीवंत दुनिया थी, जो अविश्वसनीय जैव विविधता से भरी थी, जो विकास की शक्ति का प्रमाण थी।
भाग 5। किसी भी दूसरे दिन जैसा, कॉस्मिक तूफान से पहले का शांत समय। उस भयानक दिन, लगभग 66 मिलियन साल पहले, क्रिटेशियस दुनिया हमेशा की तरह जाग उठी। सूरज आसमान में चढ़ते ही लंबी परछाइयां डाल रहा था। एडमोंटोसॉरस का एक झुंड, बड़े डक बिल्ड डायनासोर, धीरे धीरे जंगल के समाशोधन से गुजरे। वे फर्न और नीचे लटकी हुई शाखाओं पर चल रहे थे। छोटे डायनासोर खेल खेल में एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। उनके माता पिता नजर रख रहे थे। हवा उनकी पुकार और पत्तों की सरसराहट की जानी पहचानी आवाजों से भर गई थी। आने वाले अकल्पनीय आतंक का कोई संकेत नहीं था। दुनिया के किसी और हिस्से में, शायद एक विशाल अंतर्देशीय समुद्र के पास, एक टायरानोसॉरस रेक्स घूम रहा था। इतने बड़े जानवर के लिए यह आश्चर्यजनक रूप से चुपके से चलता था। इसकी तेज आंखें अपने आसपास को देख रही थी, कमजोरी के किसी भी संकेत, भोजन के किसी भी अवसर की तलाश में। छोटे जीव जैसे तेज तर्रार ओनोनिथोमिमिड्स, जिन्हें कभी कभी शुतुरमुर्ग डायनासोर कहा जाता है, सतर्क रहे। वे जानते थे कि खतरा किसी भी क्षण आ सकता है, लेकिन टी-रेक्स उस दिन उनके सामने आने वाला सबसे बड़ा खतरा नहीं था। एक और भी बड़ा शिकारी अंतरिक्ष से गुजर रहा था। ऊपर टेरोसॉर गर्म हवा की धाराओं पर सरक रहे थे। वे समुद्र तटों के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। उनकी तेज आंखें उथले पानी में मछलियों को ढूंढ रही थी। समुद्र में एक विशाल मोसासौर आसानी से अपने इलाके में गश्त कर रहा था। जीवन अपनी प्राचीन लय जारी रखे हुए था। रेतीले समुद्र तट पर छोटे कछुए अंडों से निकले और समुद्र की सुरक्षा के लिए बेताब हो गए। फूलों ने सूरज का अभिवादन करने के लिए अपनी पंखुड़ियां खोली, अपने रंगों और सुगंध से फूलों को आकर्षित किया। असाधारण जीवन से भरी प्राचीन दुनिया में यह एक बिल्कुल सामान्य दिन था। क्रिटेशियस के जीवों को यह पता नहीं था कि क्या होने वाला है। आने वाले कयामत को देखने के लिए उनके पास कोई दूरबीन नहीं थी। उन्हें क्षुद्र ग्रहों या ब्रह्मांडीय टक्करों के बारे में कोई समझ नहीं थी। उनकी दुनिया इतने लंबे समय से स्थिर थी। जीवन के नियम स्पष्ट थे। भोजन खोजें, खाए जाने से बचें, प्रजनन करें। ये वो चिंताएं थीं जो उनके दम भरती थीं। ये विचार कि उनकी पूरी दुनिया एक पल में बदल सकती है, कि आसमान खुद विनाश ला सकता है, समझ से परे था। वे ब्रह्मांड के कभी कभी हिंसक स्वभाव से अनजान थे। भाग 6। धधकता हुआ संदेशवाहक। गहरे अंतरिक्ष से एक चट्टान, नीले आसमान से बहुत दूर, एक आगंतुक यात्रा कर रहा था। यह कोई सौम्य आगंतुक नहीं था। यह एक विशाल चट्टान थी, एक क्षुद्र ग्रह। यह क्षुद्र ग्रह बहुत बड़ा था, शायद 10 किलोमीटर चौड़ा। यह एक पहाड़ जितना बड़ा है। यह लाखों, शायद अरबों वर्षों से अंतरिक्ष के अंधेरे, ठंडे खालीपन से यात्रा कर रहा था। इसकी यात्रा लंबी और खामोश थी, लेकिन अब इसका रास्ता तय हो गया था। यह पृथ्वी ग्रह के साथ टकराव के रास्ते पर था। बहुत पहले शुरू हुआ एक कॉस्मिक अपॉइंटमेंट। यह अंतरिक्ष चट्टान अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चल रही थी। किसी भी तेज गति से चलने वाली गोली से तेज, पृथ्वी पर झांक किसी भी चीज से तेज। जैसे जैसे यह हमारे ग्रह के करीब आया, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने इसे अपनी ओर खींच लिया। इसने और भी तेजी पकड़नी शुरू कर दी। यह सौर मंडल की गहराई से एक खामोश, घातक संदेशवाहक था। कोई भी डायनासोर ने ऊपर नहीं देखा और प्रकाश का एक छोटा सा धब्बा बड़ा होता हुआ नहीं देखा। क्षुद्र ग्रह अभी भी नग्न आंखों से देखे जाने के लिए बहुत दूर था, लेकिन यह आ रहा था, निरंतर, प्रकृति की एक अजेय शक्ति। क्षुद्र ग्रह हमारे सौर मंडल के जन्म का अवशेष था, मलबे का एक टुकड़ा जो कभी किसी ग्रह का हिस्सा नहीं बना। अंतरिक्ष में ऐसे कई चट्टानें हैं जो सूर्य की परिक्रमा करती हैं। उनमें से ज्यादातर छोटे हैं, और अगर वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो बिना नुकसान पहुंचाए जल जाते हैं। वे टूटते हुए तारे बन जाते हैं, रात के आसमान में प्रकाश की खूबसूरत लकीरें। लेकिन ये अलग था। ये एक विशाल काय था। ये जलने के लिए बहुत बड़ा था। ये एक वैश्विक तबाही का कारण बनने के लिए काफी बड़ा था। एक ऐसी घटना जो पृथ्वी पर जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगी। जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल के पास पहुंचा, क्षुद्र ग्रह चमकने लगा होगा। पहले प्रकाश का एक हल्का बिंदु, फिर तेज और तेज। लेकिन दुनिया के उस हिस्से में अभी भी दिन का समय था जहां यह टकराने वाला था। इसलिए हो सकता है कि इसे अंतिम क्षणों तक देखा न गया हो। चट्टान और बर्फ के उस टुकड़े के भीतर निहित विशाल शक्ति की कल्पना करो। इसके प्रभाव की ऊर्जा पृथ्वी पर मौजूद सभी परमाणु हथियारों के एक साथ विस्फोट से भी ज्यादा होगी। नीचे के अनजान जीवन के लिए वास्तव में एक भयानक संभावना।
भाग 7 टक्कर का रास्ता। जिस क्षण आसमान गिर गया, क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में आ गया। ये अब एक अंधा कर देने वाला आग का गोला था, हजारों सूरज से भी ज्यादा चमकीला। उन जीवों के लिए जो दुर्भाग्य से प्रभाव स्थल के पास थे, यह एक भयानक दृश्य रहा होगा। इसके सामने की हवा संकुचित और अत्यधिक गर्म हो गई। यह एक विशाल ब्रह्मांडीय बम जैसा था। यह एक उथले समुद्र की ओर जा रहा था, जो अब मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के पास है। आखिरी सेकंड बीत गए। दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी थी, उस प्रलय से अनजान जो होने वाली थी। फिर प्रभाव, क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा गया। टकराव का क्षण अकल्पनीय था। यह इतनी ताकत से टकराया कि यह तुरंत वाष्पीकृत हो गया। पृथ्वी की पपड़ी की चट्टान जहां यह टकराया, वो भी वाष्पीकृत हो गई। सेकंडों में सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा एक विशाल गड्ढा बन गया। खरबों टन चट्टान और धूल वायुमंडल में ऊपर उछाल दिए गए, कुछ तो अंतरिक्ष में भी। जारी ऊर्जा अपार थी, मानवीय समझ से परे। मानो आसमान ही गिर गया हो। तत्काल प्रभाव विनाशकारी थे। प्रकाश की एक तेज चमक, जिसके बाद गर्मी की तीव्र लहर आई। इस हीटवेव ने सैकड़ों, शायद हजारों किलोमीटर के भीतर किसी भी जीव को जिंदा जला दिया होगा। मानव द्वारा अब तक दर्ज किए गए किसी भी भूकंप से ज्यादा मजबूत विशाल भूकंपों ने पूरे ग्रह को हिला दिया। समुद्र तट अकल्पनीय सुनामी, सैकड़ों मीटर ऊंची लहरों से तबाह हो गए, जो एक जेट विमान की गति से यात्रा कर रही थी। इन राक्षसी लहरों ने दूर दूर तक अंतर्देशीय इलाकों में सब कुछ नष्ट कर दिया और मलबे को वापस समुद्र में ले गए। दूर के लोगों के लिए मुसीबत का पहला संकेत जमीन का हिंसक रूप से हिलना हो सकता है। फिर शायद आसमान का एक अजीब सा अंधेरा छा गया, क्योंकि इजेक्टा प्रभाव से ऊपर फेंकी गई सामग्री फैलने लगी। लाल गरम मलबा पूरे विश्व में वायुमंडल से नीचे गिर गया। इस गिरने वाली सामग्री ने हवा को ओवन जैसे तापमान पर गर्म कर दिया। इसने व्यापक जंगल की आग शुरू कर दी, जिससे जंगल के विशाल क्षेत्र जल गए। कुछ ही मिनटों में दुनिया एक जलता हुआ, हिलता हुआ, टूटता हुआ नरक बन गई थी। डायनासोर का युग एक भयानक अंत के करीब था। भाग 8 अंधेरा छा जाता है, महाविनाश शुरू होता है। शुरुआती आग और रोष के बाद एक नया आतंक शुरू हुआ। आसमान में फेंकी गई खरबों टन धूल और कालिक फैलने लगी। उन्होंने एक मोटा काला बादल बनाया, जिसने पूरे ग्रह को ढक लिया। इस बादल ने सूरज की रोशनी को रोक दिया। दिन कभी न खत्म होने वाली शाम में बदल गया, फिर लगभग पूरी तरह से अंधेरे में। यह अंधेरा दिनों तक नहीं, बल्कि महीनों, शायद वर्षों तक रहा। सूरज की रोशनी के बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते थे, वे भोजन नहीं बना सकते थे, और इसलिए वे मरने लगे। पौधों के मरने के साथ पौधे खाने वाले डायनासोर के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। विशाल सौरोपोड्स, सींग वाले ट्राइसेराटॉप्स, डक बिल्ड हेड्रोसौर, ये सभी भूखे मरने लगे। उनके विशाल शरीर को हर दिन भारी मात्रा में भोजन की जरूरत होती थी। एक एक करके वे कमजोर हुए और मर गए। मांस खाने वाले डायनासोर जैसे टायरानोसोरस रेक्स जल्द ही खुद को शिकार के बिना पाते हैं। उनके आतंक का राज खत्म हो गया था। वे भी भूखमरी के शिकार हो गए। उनकी शक्तिशाली दहाड़ें हमेशा के लिए ठंड और अंधेरे से शांत हो गईं। समुद्रों को भी नहीं बख्शा गया। सूरज की रोशनी की कमी ने छोटे प्लवक को मार डाला, जो समुद्री फूड वेब का आधार बनाते थे। इससे एक पतन हुआ, जो विशाल मोसासौर और प्लेसियोसौर तक पहुंच गया। प्रभाव से निकली सल्फर से बनी अम्लीय वर्षा ने पानी और जमीन को जहरीला बना दिया। दुनिया एक ठंडी, अंधेरी और जहरीली जगह बन गई। यह अभूतपूर्व पैमाने पर एक वैश्विक तबाही थी। पृथ्वी पर लगभग 75% प्रजातियां हमेशा के लिए गायब हो गईं। इस घटना को केपीजी विलुप्ति या क्रेटेशियस पेलोजीन विलुप्ति के रूप में जाना जाता है। केवल छोटे, अनुकूलनीय या भाग्यशाली ही बच पाए। जो जीव सफाई कर सकते थे या सड़ते हुए पदार्थ खा सकते थे, उनके पास बेहतर मौका था। जो बिलों में रहते थे या हाइबरनेट कर सकते थे, वे सबसे बुरे दौर से बच गए होंगे। छोटे स्तनधारी, कुछ शुरुआती पक्षी, उभयचर, कीड़े और कुछ प्रकार के पौधे किसी तरह जीवन से चिपके रहे। जमीन और समुद्र दोनों पर विशाल रेप्टाइल्स लगभग पूरी तरह से मिट गए। अंधेरे से निकली दुनिया एक बहुत ही अलग जगह होगी, उन लोगों के लिए नए अवसरों वाली दुनिया जो इसे पार कर गए थे। भाग 9 विलुप्ति की गूंज, एक नई पृथ्वी का उदय। लंबी रात आखिरकार खत्म हुई। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे धूल जम गई।
सूरज की रोशनी एक बार फिर पृथ्वी की सतह पर पहुंचने लगी, लेकिन दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। बड़े डायनासोर चले गए थे। विशाल समुद्री रेप्टाइल्स और टेरोसॉर अब नहीं रहे। उनके गायब होने से विशाल पारिस्थितिक स्थान खाली हो गए। ये एक ऐसे मंच की तरह था जिसके मुख्य कलाकार हट गए हों, नए कलाकारों के सुर्खियों में आने का इंतजार कर रहे हों। विलुप्ति की यह सामूहिक घटना हालांकि दुखद थी, जीवन की कहानी में अगले अध्याय का मार्ग प्रशस्त करती है। बचे लोगों को एक बदली हुई दुनिया का सामना करना पड़ा। फर्न ठीक होने वाले पहले पौधों में से थे। उनके बीजाणु कठोर परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम थे। धीरे धीरे फूल वाले पौधे भी लौट आए, विविधतापूर्ण और फैलते हुए। विशाल डायनासोर के चले जाने के साथ छोटे स्तनधारी जो उनकी परछाई में रहते थे, फलने फूलने लगे। वे अब रात या झाड़ियों तक ही सीमित नहीं थे। वे नए आवासों का पता लगा सकते थे, भोजन के नए स्रोत ढूंढ सकते थे। यह स्तनधारियों के युग की शुरुआत थी, जिस युग में हम आज रहते हैं। क्रेटेशियस विलुप्ति हमें एक गहरा सबक सिखाती है। यह दिखाता है कि जीवन कैसे आपस में जुड़ा हुआ है और कैसे सबसे शक्तिशाली जीवों को भी विनाशकारी घटनाओं से नीचे लाया जा सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी का इतिहास नाटकीय परिवर्तनों से चिह्नित है और विलुप्ति विकास का एक स्वाभाविक, हालांकि अक्सर क्रूर हिस्सा है। क्षुद्र ग्रह का प्रभाव अंतरिक्ष से एक यादृच्छिक घटना थी, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े थे, जिसने जीवमंडल को ऐसे तरीकों से नया रूप दिया जो आज भी स्पष्ट है। इस घटना के बिना मनुष्य लगभग निश्चित रूप से अस्तित्व में नहीं होते। इसलिए जब हम क्रेटेशियस के उस आखिरी दिन को देखते हैं, तो हम न केवल एक अंत देखते हैं, बल्कि एक शुरुआत भी देखते हैं। डायनासोर के शासनकाल का अंत एक नए युग की शुरुआत थी, एक ऐसा युग जो अंततः प्राइमेट्स के उदय को देखेगा और बहुत बाद में हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस, उस दूर ऊपरी दिल की विरासत हमारे चारों ओर है। यह चट्टानों में, जीवाश्मों में और पृथ्वी पर जीवन के ताने बाने में लिखा है। यह ग्रह की शक्ति और जीवन के अविश्वसनीय लचीलेपन की कठोर याद दिलाता है।